नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अगले टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। दोनों में हमने आपको अच्छे से डिटेल से एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, हम चैलेंज करते हैं दोस्तों कि कॉन्सेप्चुअल, अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम 10th 12th की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जेईई मेन वाले को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट है और एसएससी रेलवे कोई भी क्षेत्र के स्टूडेंट है तो कॉन्सेप्ट वाइज यह वीडियो आपको सबसे बेस्ट लगेगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप एक बार वीडियो को अच्छे से पढ़ें, एनालिसिस करें और देखें कि एग्जाम में क्या इस वीडियो से क्वेश्चंस आता है कि नहीं आता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपको इलेक्ट्रिक करंट से जुड़े कुछ और टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम जो फॉर्मूले पढ़ाए, पहला चार्ज बराबर हमने पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से चार्ज बनता है और चार्ज जितने भी फ्लो किए कुछ समय तक वह होता है हमारा करंट। करंट कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक टॉपिक छूट गया है दोस्तों, इलेक्ट्रिक डेंसिटी। इलेक्ट्रिक डेंसिटी यानी कि विद्युत घनत्व। किसी क्षेत्र के अंदर विद्युत घनत्व, जैसे हमने बोला कि अगर 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं वह जनसंख्या घनत्व होता है, उसी तरह किसी पार्टिकुलर एरिया में कितना करंट है, किसी पार्टिकुलर, अगर किसी चालक के किसी पार्टिकुलर एरिया में टोटल विद्युत घनत्व देखना हो तो उसमें I से A से भागा दे दो। एम्पेयर मीटर इन्वर्स इसका, मीटर स्क्वायर इन्वर्स इसका यूनिट होता है। इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत घनत्व। अब बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट 2 टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। डीसी होता है जिसका परिमाण फिक्स रहता है और दिशा एक समान रहती है, दिशा नहीं बदलता है। मतलब दोस्तों कि वैसा करंट जो एक समान डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे हमने बोला कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आया कोई करंट, डायरेक्ट आते चला गया, तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं डीसी करंट, दिशा नहीं बदली। लेकिन दोस्तों, यदि कोई करंट इस रूप में फ्लो करे कि वह कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब अपनी दिशा को बदलते रहे परिमाण के अनुरूप, उसे बोलते हैं एसी करंट। डीसी करंट में दिशा समान रहती है, परिमाण समान रहता है। एसी करंट में जो होता है वह दिशा समान नहीं रहती है। एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट, इसका नाम ही है अल्टरनेट। एसी करंट अल्टरनेट करंट होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा यंत्र है जो डीसी को एसी में बदलता है और कौन एसी को डीसी में बदलता है, तो होता है इसका रेक्टिफायर, इसका इन्वर्टर। हम इसको आपको पढ़ाएंगे क्योंकि यह सभी जो है यंत्र बहुत सारे हैं जो जिसको बदलता है कौन किसको, यह पूछा जाता है। तो हम उसको एक अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे कि रेक्टिफायर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, एम्पलीफायर क्या करता है। एम्पलीफायर लो साउंड को हाई साउंड में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर साउंड की आवृत्ति को बढ़ाता है, आवाज़ की आवृत्ति को बढ़ाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों, सेल, बैटरी, ये दोनों डीसी करंट के स्रोत हैं, जबकि डायनमो, अल्टरनेटर, ये सभी एसी करंट के स्रोत हैं। और एक यंत्र होता है ट्रांसफार्मर, यह एसी करंट को या तो अप या तो डाउन करता है। एसी करंट को, अगर एसी करंट के वैल्यू को बढ़ाना या घटाना हो, अप डाउन या स्टेप अप स्टेप डाउन करना हो, तो हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। एसी करंट के मान को घटाने बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। सन 1827 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सर साइमन ओम। इन्होंने क्या किया, किसी चालक के अंदर प्रभावित होने वाले करंट आई और इनके बीच जो विभवांतर था, इन विभवांतर के अंतर के बीच परस्पर संबंध बताया, करंट और वोल्टेज के बीच पर संबंध बताया और बोला ओम्स ने कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब करंट और वोल्टेज में एक ऐसा संबंध है कि वोल्टेज के मान से करंट का मान प्रभावित होता है। यदि हमने वोल्टेज के मान को घटा या बढ़ा दिया
तो करंट का मान भी घटेगा या बढ़ेगा, इसको प्रभावित करता है। और इसको बताया सर साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में। और इन्होंने बोला कि जो भी बराबर होता है, जो भी होता है, हम बराबर करने से पहले बता देते हैं कि भी क्या होता है सर। हमने बोला था भी कि W/Q होता है, अरे सॉरी, भी होता है W/Q। V/Q मतलब किसी चालक के अंदर किसी चार्ज ने कितना काम किया उसके रेशियो को वोल्टेज से डिनोट करते हैं। चार्ज ने जो काम किया, और चार्ज का मोमेंट क्या देता है सर? चार्ज का मोमेंट हमें देता है करंट, हमें चार्ज का मोमेंट करंट देता है। और उसी समय हमें ओम्स लॉ ने बोला कि भी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और भी जो है एक नियतांक होता है, इसे बोलते हैं करंट कांस्टेंट या रेसिस्टेंस, वह होता है आर। और भी जो है IR के इक्वल होता है। आर क्या होता है सर? आर होता है प्रतिरोध, मतलब जो भी किसी चालक के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यह फ्लो को कम करने की कोशिश करता है, बाधा डालता है, बैरियर का काम करता है करंट के फ्लो के लिए। कौन? रेसिस्टेंस। तो किसी भी चालक पे अगर हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है, तो करंट उत्पन्न होता है, और उसके दोनों सिरों पे उस चार्ज के काम से वोल्टेज उत्पन्न होता है, जैसा हमने पढ़ाया था अभी, V = W/Q। तो हमने बोला कि जो चार्ज के कारण जो किए गए काम है वोल्टेज देता है, और वोल्टेज और करंट एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। कहीं कहीं पे आपको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी देता है, एक्चुअल में यही सही होता है। ओम्स लॉ में I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी ऐसा बोला जाता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। चूँकि अब हम अगर I बराबर बोले तो I बराबर 1/R × V होता है। ऐसा R क्यों बोला हमने? 1/R कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि यह प्रतिरोध का काम करता है। कांस्टेंट टर्म बढ़ाता था, लेकिन बैरियर का काम करता है। सर यह बोलता बेटा करंट, हम तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे बेटा, करंट बहुत बोलते हो, हम तुमको रोकते चलेंगे। इसी कारण कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तार 1 किलोमीटर लंबा है, और इसी स्रोत से हम कोई सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ बॉल जला रहे हैं, और एक तार मात्र 1000 मीटर और मात्र 10 मीटर लंबा है, और यहाँ हम बल्ब जला रहे हैं, तो कौन सा बल्ब ज़्यादा लाइट करेगा? हम बोलते हैं 10 मीटर। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई बढ़े तो रेसिस्टेंस ने बहुत ज़्यादा बैरियर डाला। समझ में आया दोस्तों? इसे हम आगे बताएंगे कि रेसिस्टेंस ने यह बैरियर का काम कैसे किया। तो ओम्स लॉ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, जहां R एक नियतांक होता है, जहां R एक नियतांक होता है। तो जो मेरा R नियतांक है, ओम्स लॉ बोलता है कि जो रेसिस्टेंस है, ये मार्कर ख़त्म हो गया है, जो रेसिस्टेंस है मेरा वह नियतांक V/I के इक्वल होता है। हमने रेसिस्टेंस पे कंसीडर किया, उसने ओम्स साहब ने इसे डिफाइन किया, बोला कि जो चार्ज के कारण करंट उत्पन्न हुआ, और जिस चार्ज के वर्क डन के कारण पोटेंशियल हुआ, उन दोनों का रेशियो एक नियतांक है, और वह नियतांक रेसिस्टेंस है। समझ में आया दोस्तों? यह ओम्स साहब ने बताया। अब आते हैं रेसिस्टेंस पे। तो R बराबर भी होता है कुछ, यह रेसिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टेंस भी डिपेंड करता है अगर हम पढ़ाते हैं चालक के प्रतिरोध के बारे में। तो मतलब ओम साहब ने एक नए प्रॉपर्टी की खोज की, एक नया फैक्ट बताया R। इसीलिए अगर SI यूनिट की बात करें तो ओम साहब के नाम पर ही R का SI यूनिट ओम रखा गया, ओम रखा गया, OHM होता है, सॉरी, ओम रखा गया R का यूनिट। और बोला गया कि R चूँकि V/I होता है, तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पेयर करंट होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ओम साहब ने अपने आप को डिफाइन किया और बोला कि 1 ओम किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 1 वोल्ट/1 एम्पियर के बराबर होता है। यह एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है।
अब ओम्स साहब ने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया किसको, आर को, और बोला कि अगर कोई चालक या कंडक्टर है और वह कंडक्टर है तो उसकी लंबाई यदि L है और इसका एरिया यदि A है तो R जो है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सम्मिलित कर दो तो L/A होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो चालकता निकलती है। एक कांस्टेंट टर्म लिखता है, इस कांस्टेंट टर्म रो को बोलते हैं प्रतिरोध नियतांक। प्रतिरोध नियतांक या प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी इंग्लिश में भी लिख देते हैं, रेसिस्टिविटी पूछा जाता है। रेसिस्टिविटी का सिंबल सिग्मा होता है और यह रो जो होता है, अगर रो का मान निकालने पूछा जाए तो ये RA/L होता है। ठीक है, तो अब आगे आ गया सर कि प्रतिरोध दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक लंबाई पे एक एरिया पे। मतलब कि अगर कोई तार कितना मोटा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लो कि कोई तार कितना मोटा है और कितना पतला है, उस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। और कोई तार कितना लंबा है, इस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। यदि हमने बोला कि सर दो तार है, एक पतला तार है एक मोटा तार है, हमें कंपेयर करके बताना है कि सर कौन से तार में I की मान ज़्यादा होगी, करंट का मान ज़्यादा होगा किस तार में, आपसे पूछा जाए। एक मोटा तार है, अगर लंबाई पहले सेम रख दी जाए, L को हमने समान रखा, तो अगर लंबाई को समान रखा तो किस तार में करंट ज़्यादा होगा। हमने बोला सर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा तो R का मान कम, R का मान कम तो R बराबर V/I, I का मान कम तो करंट का मान ज़्यादा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है और करंट का मान बढ़ता है। इतना चीज़ें तो आप फॉर्मूले से देख के समझ गए। लेकिन बोला कि नहीं सर इसकी लंबाई दुगुनी है, 2L है, अब बताओ क्या होगा। तो सर अगर हमने बोला कि दो तार हैं, दोनों की मोटाई सेम है, दोनों की मोटाई AA है, लंबाई चेंज कर दी जाए तो सर जिसकी लंबाई जितनी ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा करंट उतना कम, तो I का मान इसमें कम होगा। मतलब अब R का मान दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या, लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध भी ज़्यादा, करंट का मान कम। ये पहला पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट में है लंबाई के बारे में, तो लंबाई कम। दूसरा पॉइंट इसको छोटा करके लिखो, प्रतिरोध भी ज़्यादा I कम। 3 पॉइंट। लेकिन अब आते हैं सर क्षेत्रफल में। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा तो प्रतिरोध क्या होगा सर, वो होगा कम, I का मान ज़्यादा। ये आप इस फॉर्मूले से देख के लिख सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछता है L का मान दोगुना कर दिया जाए, एरिया का मान उतना ही रहने दिया जाए, एरिया L का मान घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो R पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फार्मूला पे पुट करते चलो, आपको R पे क्या फ़र्क पड़ेगा पता चल जाएगा। आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी चालक पे तापमान यानी टेम्परेचर का इफेक्ट। अब हम बात करते हैं किसी भी कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर पे तापमान का प्रभाव। हम लिख सकते हैं अचालक, अर्धचालक या फिर चालक पे। यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसे VVI मार देना दोस्तों। यह बहुतों बार पूछा जाता है, SSC रेलवे में तो हजारों बार पूछा गया है कि अर्धचालक के बारे में खास करके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है। वो चालक और अचालक में तो होता है लेकिन अर्धचालक में उल्टा होता है, क्योंकि अर्धचालक में दोस्तों एक बैरियर होता है, अर्धचालक एक सैंडविच होता है PNP टाइप के, क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर का। ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे PNP टाइप के अर्धचालक के। तो यहाँ पर जैसे ही इसका तापमान बढ़ाए या बैरियर टूट गया, अब इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों बहुत आसानी से फ्लो करने लगा और पूरे फील्ड में
पूरे क्षेत्र में जो करंट का मान है वो बढ़ जाता है। करंट का मान बढ़ना मतलब रेसिस्टेंस का मान घटना। इसीलिए अर्धचालक में उल्टा होता है लेकिन चालक में नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और करंट का मान घटता है। ये याद रखिएगा, किसमें? चालक और चालक में। इंसुलेटर कंडक्टर में, कंडक्टर इंसुलेटर। और में भी, अयस्कों में भी टेम्परेचर बढ़ने से आर का मान घटता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ाते हैं इसके बाद आर का संयोजन, मतलब अब जो है प्रतिरोधों का योग पूछा जाता है। तो प्रतिरोधों को सर दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों को सर दो तरीके से जोड़ते हैं, एक सीरीज में, एक पैरेलल में। पहला वाला फोटो जो हम बनाए हैं दोस्तों, यह सीरीज में है, यह सीरीज में है, यह पैरेलल में है। मतलब यह समांतर है, यह श्रेणी क्रम में है। तो इस क्रम में अगर जोड़ा जाए, अगर यह R1 R2 R3 डॉट 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 Rn हो, Rn हो डॉट डॉट डॉट, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn होता है। इस पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज में प्रोवाइड करवाएंगे आपको इस पे क्वेश्चंस। अगर यह R1 R2 R3 हो तो तीनों का संयोजन क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3, जगह नहीं है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/डॉट प्लस 1/Rn। एक और जोड़ दो, Rn। तो दोस्तों आपको कभी कभी एग्जाम में, कभी नहीं हमेशा एग्जाम में इससे एक सवाल तो पूछे जाएंगे। दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक कैपेसिटेंस के बारे में और एक प्रतिरोध के बारे में। सीरीज में अगर हमें कैपेसिटेंस को जोड़ा है, सीरीज में कैपेसिटेंस को जोड़ा है और पैरेलल में कैपेसिटेंस को जोड़ा है, कभी कभी पूछा जाता है कि सेलों का संयोजन, तो जस्ट अपोजिट कर देना। यहाँ C1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना। सीरीज में कैपेसिटेंस 1/C के रूप में होता है, पैरेलल में C के रूप में। रेसिस्टेंस सीरीज में R के रूप में होता है, पैरेलल में 1/R के रूप में। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको इस पे क्वेश्चंस बताएंगे। हमने लगभग आपको अब इससे रिलेटेड सभी चीज़ें बता दी है। इससे अब सिर्फ क्वेश्चंस आंसर बचे हैं दोस्तों। आपको फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है और उसके मात्रक भी। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका आज समाप्त हुआ। हम इस पे क्वेश्चंस आंसर जब करेंगे तो फिर जो पॉइंट छूटेगा, जो पॉइंट आएगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कभी कभी पूछा जाता है रेशम के छड़ से रगड़ते हैं कांच के छड़ को तो क्या होता है। अगर किसी कलम को तेल लगे कलम को रगड़ते हैं तो कागज़ अट्रैक्ट होता है। तो सिंपल सा बात है कि चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप मेहनत करें। यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत और चुंबक और रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी, यह बता दिए हैं। इतना टॉपिक बताना है और इन सभी से आपको एग्ज़ाम में 40% क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे हम 50 बोल सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे, ये लिख के ले लो। इन 2 से भी 2 क्वेश्चंस, इतना फिक्स है। आप चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे, मैग्नेट भी ख़त्म करवाएंगे। निश्चिंत रहें। धन्यवाद दोस्तों।